तो ये आज हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अचर गुणांकों के रैखिक अवकल समीकरण, मतलब जैसे डिफरेंशियल एक से ज्यादा बार तो होगा मगर पावर सभी की 1 होगी। जैसे n बार डिफरेंशियल किया है, उसके एक और कम बार करते तो n-1 बार डिफरेंशियल हो जाएगा। ये और कम कर दें तो डिफरेंशियल n-2 टाइम होगा। इसी प्रकार अगर हम कम करते जाए डिफरेंशियल को तो लास्ट में एक बार डिफरेंशियल और एक बार भी नहीं तो y हो जाएगा। इन सब से हम बनाते हैं इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट ले लेते हैं कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे a1 a2 ऐसे करते करते तो ये an-1 प्लस an इक्वल टू 0 या 0 ना लेके इक्वल टू कोई फंक्शन ले लेते हैं। यहाँ भी कोई फंक्शन है q किसी x का फंक्शन है। तो ये जो है ये जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का, उच्च कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का ये व्यापक रूप है। इसमें जो कोफिशिएंट है आपके a1 a2 ऐसा जितने भी a है ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, अचर हैं, तभी इसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट बोल रहे हैं। अब इसमें ये इक्वेशन दो टाइप में डिवाइड होती है। या तो ये इक्वेशन कहलाएगी होमोजेनियस या कहलाएगी नॉन होमोजेनियस। ठीक है, होमोजेनियस मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघातीय और असमघातीय। ठीक है, समघातीय और असमघातीय ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी पहचान कैसे होगी होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस की? q की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, मतलब इक्वल टू 0 है तो होमोजेनियस है, और q नॉट इक्वल टू 0 कोई ना कोई फंक्शन है तो नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। मतलब कोई फंक्शन के बराबर है या x के तो होमोजेनियस है, और किसी फंक्शन के बराबर नहीं है तो नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। ऐसे केस में ठीक है, अब जो सॉल्यूशन होगा इसमें जो सॉल्यूशन आएगा, अब सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए उस पे आते हैं। अगर होमोजेनियस इक्वेशन है, समघाती है, तो q इक्वल टू 0 होगा, और जो सॉल्यूशन आएगा इसका y की वैल्यू वो केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। जो सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा जिसे हम बोलते हैं पूरक फलन। और अगर नॉन होमोजेनियस है मतलब q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, कोई फंक्शन x का, ठीक है, डेरिवेटिव के अलावा इक्वल टू तो कुछ x का फंक्शन दिया हुआ तब, या कांस्टेंट है तब, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के बाद हम पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे और दोनों को टोटल कर देंगे, मतलब कि CF और PI। ठीक है, पूरक फलन प्लस पूरक फलन और विशेष समाकल। ठीक है, इन दोनों को टोटल करोगे तो y मिल जाएगा। तो ये होने वाला हमारा तरीका। तो हम यहाँ पे मेथड पढ़ने वाले हैं पूरक फलन निकालने के, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के, और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के। ठीक है, दो हमें चीजें मेथड पढ़नी। तो आज हम पढ़ने वाले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका।
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका होमोजेनियस के लिए आएगा। अगर q की वैल्यू अगर 0 नहीं भी है तब भी आप q इक्वल टू 0 पुट करने के बाद ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें कुछ नोटेशंस हम यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डी नोटेशन। सवाल को डी नोटेशन में लिखा जाएगा, मतलब कि जो डिफरेंशियल है डी अपॉन डी एक्स उसको डी लिखेंगे, 2 बार डिफरेंशियल है उसे डी स्क्वायर लिखा जाएगा, ऐसे 3 बार डिफरेंशियल है तो डी क्यूब, एन बार डिफरेंशियल है तो डी एन लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन थी, मान लो ये एन बार डिफरेंशियल प्लस a1 n-1 बार डिफरेंशियल, जनरल इक्वेशन है, इसके अंदर तो सारे कुछ आ रहेंगे, -2y -2 और प्लस ए एन वाई और इक्वल टू क्यू। क्यू किसी एक्स का फंक्शन है। ठीक है, अब इसका मैं डी नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो उसको रखूँ डी एन वाई प्लस ए वन डिफरेंशियल n-1 टाइम प्लस a2 डिफरेंशियल n-2 टाइम प्लस ऐसा करते करते ए एन, और ये सारे के सारे डिफरेंशियल कर रहे हैं y को और इक्वल टू क्यू एक्स। तो ये पूरा पूरा y वाली टर्म है और ये इक्वल टू x वाला टर्म है। तो इसका जो होमोजेनियस इक्वेशन आएगी, इसके संगत जो होमोजेनियस इक्वेशन होगी, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये फंक्शन है डी का, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एफ डी वाई मतलब फंक्शन ऑफ डी। ठीक है, और इसका जो होमोजेनियस इक्वेशन होगी वो हो जाएगी एफ डी वाई इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन होगी। ठीक है, समघाती है। और इसको सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर, इससे हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब कि सीएफ पूरक फलन। इसको सॉल्व करके पूरक फलन ज्ञात किया जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां से हम बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको सॉल्व किया जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उसकी बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो आपको दी है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, अगर डी के फॉर्म में नहीं है तो आपने डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम डी की जगह रख देंगे एम। तो जैसे डी की जगह एम रखेंगे तो जाएगा एफ एम और इक्वल टू 0, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। जैसे डी के एम रखेंगे तो ब्रैकेट में जो वो एक इक्वेशन बनेगा एम के फॉर्म में, और इसको सॉल्व करेंगे। इससे हम क्या निकालेंगे, रूट्स, मूल ज्ञात करेंगे, और रूट आपको क्या मिलेंगे, एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू मान लो m1 m2, हमें पता है कि जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी उतने रूट निकलते हैं, जितनी पावर होगी उतने रूट मिलेंगे। तो मान लो यहाँ पे n बार है तो n रूट निकल आएंगे। अब n रूट निकाल लिए, रूट निकालने के बाद में अब आप चेक करोगे कि सारे रूट हमारे डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। पहले तो मान लो, ठीक है, मान लीजिए भिन्न भिन्न मूल हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए आपके पास। ठीक है, अगर डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं तब हम इसका जो सॉल्यूशन है सीएफ लिखेंगे। पहला वाला जो रूट है m1 वो जाएगा e की पावर m1x, दूसरा रूट वो भी अलग है तो जाएगा e की पावर m2x, तीसरा रूट भी डिफरेंट है तो जाएगा e की पावर m3x। सारे के सारे रूट अलग अलग हैं तो e की पावर हो जाएगा mn, सबके साथ में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, c1 c2 c3 ऐसे करते करते cn, और सबका टोटल कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो सीएफ कहलाएगा। ऐसा जब लिख पाएंगे जब सारे रूट अलग अलग हों, सारे रूट अलग अलग आए। दूसरा, अगर इक्वल रूट आते हैं मान लो, ठीक है, समान मूल आते हैं, कुछ इक्वल रूट आते हैं तो मान लो m1 और m2 दोनों बराबर हैं, बाकी सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमारी बराबर है, बाकी सब अलग अलग है। तो ये दोनों वैल्यू बराबर किसके इक्वल है, m के, तब जो सॉल्यूशन सीएफ लिखा जाएगा। बस आपको फॉर्म याद रखना है, तो e की पावर m1 लिखो या m लिखो बराबर है। ऐसे ही दूसरा भी
ई की पावर m2 लिखो या m लिखो बराबर, तो ये दोनों एक ही वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका c2 प्लस c1 प्लस c3, तो वो एज इट इज डिफरेंट के लिए लिखना तो लिख लेंगे, जो डिफरेंट वाला फॉर्मूला तो वैसे रहेगा, ठीक है, जो इक्वल है वहां पर आप ऐसा लिखोगे। अगर तीन रूट बराबर हो जाते हैं, मान लो तीन रूट बराबर हो जाते हैं, 3 इक्वल रूट्स, तीन मूल बराबर है, मतलब m की तीन वैल्यू बराबर है, एक m1, दूसरा m2, तीसरा m3, उसके बाद जो है वो सारे डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जो CF लिखा जाएगा e की पावर mx पहला, e की पावर mx दूसरा, e की पावर mx तीसरा, तीनों एक ही है, c1 प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वायर, x की पावर बढ़ाते रहेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे इस टाइप से, और प्लस इसके बाद जो है वो तो डिफरेंट है, e की पावर m4x, ये हो जाएगा CF। तीसरा, अगर मान लो रूट आपके इमेजिनरी आ जाते हैं, काल्पनिक आ जाते हैं, ठीक है, काल्पनिक मूल है, अगर काल्पनिक मूल आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं, तो ऑब्वियस बात है m की वैल्यू जो होगी वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में होगी, तो ये हमेशा पेयर में होते हैं, आपको पता है, तो एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो एक अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी होगा ही, ठीक है। और इसका जो CF लिखा जाएगा वो होगा e की पावर अल्फा x, मतलब रियल पार्ट, और c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, ये लिखा जाएगा, ठीक है, जब इमेजिनरी रूट्स होंगे तब। इमेजिनरी रूट को लिखने का ये तरीका है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, c1 e की पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस c2, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये इमेजिनरी रूट के लिए फॉर्म बन सकता है। तो ये आपको तीन फॉर्म याद रखनी है। अब सवाल पे आते हैं, सवाल कैसा दिखाई देगा, कैसे सॉल्व करना है सवाल। सारे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इक्वल टू 0। तो पहले तो ये आपको पहचानना है कि कौन से टाइप की इक्वेशन दिखाई दे रही है, डिफरेंशियल किया y का 2 बार, लेकिन सभी में पावर, मैक्सिमम पावर जो है सबकी 1 है, सबकी पावर जो है वो 1 है, इसका मतलब ये लीनियर है, रैखिक है, और लीनियर होने की वजह से, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट भी दिख रहे हैं, सारे गुणांक आपके कोफिशिएंट जितने भी सारे कांस्टेंट हैं, इसका मतलब आपका ये इस चैप्टर के सवाल है। अब आपको सबसे पहला काम है इसको डी नोटेशन में लिखना, ठीक है, तो डी राइटिंग यूजिंग डी नोटेशन, ठीक है, तो डी चिन्ह के प्रयोग करने पर, तो सबसे पहले तो डी नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो जो 2 बार डिफरेंशियल है वो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4, और ये सारा डिफरेंशियल हो रहा है y और इक्वल टू 0, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये होमोजेनियस है, इक्वल टू कोई x का फंक्शन नहीं है, होमोजेनियस है, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, CF होगा। अब CF निकालने के लिए हम इसकी बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको बोलते हैं सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण के लिए डी की जगह m रखा जाएगा, तो m स्क्वायर, मतलब नाम तो कुछ भी रख सकते हो, मैंने अभी जनरली m मान रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका सहायक समीकरण। ठीक, अब इसको फैक्टर कर लेते हैं, मतलब m की वैल्यू निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण, तो m की 2 वैल्यू आएंगी, तो इसमें फैक्टर कर लेते हैं, तो हो जाएगा m माइनस 4 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक तो -1 और दूसरा 4,
ठीक है, दोनों वैल्यू डिफरेंट है, अलग अलग है, तो सीधी सी बात है इसकी जो रूट अलग अलग है, तो अलग अलग रूट होने की वजह से इसका जो फॉर्म है सी एफ का, ठीक है, तो इसका जो सी एफ आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन, पूरक फलन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, c1 e की पावर पहले ही m की वैल्यू माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर m की दूसरी वैल्यू 4x, बस e की पावर में m की वैल्यू पुट करनी जितनी भी आ रही है, और ये इसका फॉर्म हो जाएगा यही, और इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल तो निकालना नहीं है, पी ज्ञात नहीं करना है क्योंकि इक्वल टू 0 चल रहा है होमोजेनियस है, इसलिए इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया है, व्यापक हल जो कि रहेगा y इक्वल टू सी एफ, मतलब कि यही फाइनल सॉल्यूशन है। एक सवाल और करते हैं, क्वेश्चन है dy by dx माइनस 6y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो है होमोजेनियस है, समघातीय है, सबके कोफिशिएंट जितने भी हैं वो कांस्टेंट हैं, अचर गुणांक हैं, तो पहले तो डी नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है, डी चिन्ह का प्रयोग करने पर जैसे डी नोटेशन में लिखोगे आएगा डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 बाय इक्वल टू 0, होमोजेनियस है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं, सहायक समीकरण, सहायक समीकरण हो जाएगा m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0। ये कुछ वैसे ही जैसे हमने आइगन वैल्यू निकाली थी, दूसरी टाइप से हम इसके रूट फाइंड कर सकते हो, इसके रूट हमें मालूम है कि पहले तो आ जाएगा m माइनस 1, इसके m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पहला रूट मिल जाएगा, और m का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा m स्क्वायर का, तो आ जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 6 है तो 5 लेना पड़ेगा, तो माइनस m माइनस 5m स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5m प्लस 6 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा प्लस 6m माइनस 6 इक्वल टू 0, और इस तरीके से रहेगा m माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, m माइनस 1 और इसके बाद m माइनस 2 m माइनस 3, यहाँ से m की तीन वैल्यू आएंगी 1 2 3, तीनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है तो उसका सॉल्यूशन लिखा जा सकता है, तो सी एफ जो आएगा इसका होगा e की पावर x, e की पावर 2x और e की पावर 3x, c1 प्लस c2 प्लस c3, ये सी एफ हो जाएगा और डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल जाएगा y इक्वल टू सी एफ होगा, मतलब c1 e की पावर x, c2 e की पावर 2x, c3 e की पावर 3x, ये फाइनल सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, जब रूट हमारे इक्वल हो, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टू dy by dx y इक्वल टू 0, ठीक है, तो पहले तो डी नोटेशन यूज करते हैं, अब कहानी तो लिखी लोगी क्या करना है, डी नोटेशन लिखेंगे, डी चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो ये जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 बाय इक्वल टू 0, इसकी ऑक्सिलरी कुछ ना रखें, सहायक समीकरण तो हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे गुणनखंड, इनकी दो वैल्यू आएंगी -1 और
-1 दोनों वैल्यू बराबर है तो e की पावर -x भी होगा, e की पावर -x दोनों ही होंगे CF में। तो ठीक है, तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C2 प्लस C1, इस तरीके से लिखा जाएगा ये, यानी कि इसका जो C1 प्लस C2x ब्रैकेट में e की पावर -x होगा। तो इस तरीके से CF लिख सकते हो, यही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। व्यापक हल यानी y इक्वल टू CF C1 प्लस C2x e की पावर -x, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एक और देखते हैं, चलो -4dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका पहले डी नोटेशन लिखेंगे तो आएगा d² - 4d प्लस 4 y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m² - 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। सहायक समीकरण m - 2 का होल स्क्वायर यानी कि m इक्वल टू 2, 2 और जो सॉल्यूशन आएगा वो CF होगा। CF के रूप C1 प्लस C2x e की पावर 2x बाहर। ठीक है, अब ये चेक करते हैं इसमें इसके रूट क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट पे चेक कर रहे हैं। तो इसका पहले डी नोटेशन होगा d² प्लस 2d प्लस 5 y इक्वल टू 0 और ऑक्सिलरी इक्वेशन जाएगी m² प्लस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। -2 प्लस b² माइनस 4 AC डिवाइडेड बाय 2a और हो जाएगा -2 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 यानी कि m का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है अल्फा वो 1 है और आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट बीटा 2 है। इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा y इक्वल टू CF वो होगा e की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू माइनस C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ये फॉर्म आएगा, बस इसका फॉर्म याद रखना है। ठीक है, या फिर इसे आप ले सकते हो C1 e की पावर अल्फा x और cos बीटा x प्लस C2, ये भी फॉर्म है इसका। ये दोनों एक ही बात है, चाहे आप ऐसे पहले वाले तरीके से लिखे चाहे दूसरे से लिखे, एक ही तरीके से लिखना है किसी। ठीक है, तो दोनों ही अपने आंसर है, किसी भी फॉर्म में लिखेंगे। ये सवाल देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहले तो इसका जो ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनेगी वो तो डी की पावर 4 प्लस m पावर 4 इक्वल टू 0। स्मॉल m का यूज नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ही कुछ और नंबर है, m तो कुछ और यूज हुआ है, इसलिए उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से d पावर 4 इक्वल टू जाएगा -m पावर 4 और d का जो वैल्यू आएगा वो होगा -1 की पावर 1/4 इंटू m। ठीक है, और आपको याद होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिमॉइवर्स में सॉल्व किए तो डिमॉइवर में -1 यानी कि cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो -1 का मतलब होता है cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई और इसको हमने ऊपर पावर 1/4 4 वैल्यू चाहिए तो 4 वैल्यू के लिए रिपीट करना पड़ेगा। तो 2n पाई प्लस पाई लिख लेते हैं प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई और n की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 4 वैल्यू लेते हैं तो इससे चारों अलग अलग आंसर मुझे मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो -1 की जगह लिखा जाए cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई और इन पूरे की पावर है 1/4। डिमॉइवर से जो पावर है वो आपके एंगल में मल्टीप्लाई जाता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्म बन रहा है। पावर अगर n है तो हम लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा यानी कि m cos 2n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई
डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनली। अब आपको 4 वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू आपकी रहेगी 1, 0, 1, 2 और 3। एक एक वैल्यू पुट कर दो तो बी की 4 वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो b1 पहली वैल्यू जो कि n इक्वल टू 0 पे मिलेगी, तो m cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। उसके बाद दूसरी वैल्यू मिलेगी n इक्वल टू 1 पर। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आएगा 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। 2 पुट करेंगे तो आएगा cos 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 4। और फोर्थ वैल्यू जो है वो हो जाएगी cos 7 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। और यहाँ से आपके ट्रिग्नोमेट्री की स्केल लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री से आप इसके आंसर निकालें तो m cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2। 3 पाई बाई 4 यानी कि cos पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाई 4। तो 180 माइनस थीटा, साइन का साइन कॉस का कॉस रहेगा m, और ये जाएगा आपका cos 180 माइनस थीटा, माइनस का हो जाएगा ये, तो माइनस का साइन पाई बाई 4 साइन 180 माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये वापस साइन हो जाएगा। इस हिसाब से m का वैल्यू जाएगा सेकंड वैल्यू -1 प्लस आयोटा बाय रूट 2। ठीक है, ऐसे ही b3 5 पाई बाई 4 यानी कि पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस cos पाई बाई 4, साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4, और हो जाएगा m -1 माइनस आयोटा बाय रूट 2। ऐसे ही m ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4, मतलब पाई 2 पाई माइनस पाई बाई 4। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है cos, साइन नेगेटिव होता है, m 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2। तो ये चारों वैल्यू आ जाएंगी m की, तो b की ये 4 वैल्यू मिलेंगी हमें। ठीक है, एक तो आएगा m 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2। ठीक है, दूसरा मिलेगा m -1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा बाय रूट 2। तो ये पेयर में बनने थे, पेयर मिले हमको दो, तो दो आंसर लिखने पड़ेंगे सी एफ में। ठीक है, तो इस तरीके से दो वैल्यू लिखी जाएगी फाइनली। तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। व्यापक हल जो आएगा y इक्वल टू सी एफ होगा केवल, तो इमेजिनरी है इसकी c1 e की पावर 1 बाय रूट 2 यानी कि x अपॉन रूट 2, cos बीटा, बीटा भी 1 बाय रूट 2 है, x और प्लस c2, ये पहला हो गया। प्लस दूसरा जो एक और रूट है वो है c3। ठीक है, और c3 इसमें m भी आएगा दोनों में, c3 e की पावर माइनस m बाय रूट 2x c4 cos बीटा जबकि माइनस प्लस माइनस m बाय रूट 2 x प्लस c4, ये हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है।